नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो उन्होंने क्या-क्या मुद्दे उठाए थे, किस-किस विषयों पर अपनी राय दी थी। तो आज हम बात करेंगे कि जो बाबा साहब के टाइम पे जो गोलमेज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भारत के संघीय ढांचा समिति बनाई गई थी, उसके मेंबर थे। संघीय ढांचा मतलब ये एक संघ बनाना था, भारतीय संघ, जिसमें राज्यों को, जो देशी रियासतें थी, उनको कौन-कौन उसके मेंबर होंगे, ये निश्चित करना था। संघीय ढांचा समिति, और जिसकी 23वीं बैठक हुई थी 16 सितंबर 1931 को। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तो इसकी 23वीं बैठक में कि जो संघीय विधानमंडल बनेंगे, एक तो प्रांतीय विधानमंडल बनने थे जैसे कि राज्य होता है, और एक संघीय विधानमंडल जैसे केंद्र सरकार। तो जो केंद्र विधानमंडल होंगे उसमें सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाएगा, कौन होंगे, इस बात पे चर्चा है। तो आज इस पे करेंगे। तो बाबा साहेब शुरू में करते हैं कि अध्यक्ष महोदय, मैं संघीय संरचना समिति में सदस्य की हैसियत से पहली बार बोल रहा हूं। महोदय, इस समिति को किन किन समस्याओं पर विचार करना है, इस बारे में आपने हर सदस्य को अपना अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए मौका दिया है। इस उपयुक्त अवसर का फायदा उठाते हुए हर सदस्य ने आपकी महान सेवाओं की सराहना की है, जो अध्यक्ष के रूप में आप इस समिति की कर रहे हैं। हर नए सदस्य ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय सरकार के उत्तरदायित्व के बारे में वह जो भी सहमति देगा वह इस शर्त पर होगी कि वह जिस बिरादरी का प्रतिनिधित्व करता है उसके हितों की रक्षा का ख्याल पहले रखा जाएगा। तो यहां महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी प्रतिनिधि गए थे, इसमें हालांकि पहली गोलमेज सम्मेलन में गांधी और कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया था, लेकिन दूसरे सम्मेलन में गांधी और कांग्रेस के लोग गए थे, करीब 150 के करीब लोग गए थे। तो उन्होंने क्या क्या राय दी थी, इसका बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जो सहमति दी है वो कोई बिरादरी का प्रतिनिधित्व जिसका करता है उसका भला होना चाहिए। किसी की प्रायोरिटी राज्य या देश की नहीं थी, केवल बिरादरी की थी। तब बाबा साहब ने कहा था, मैं अपने पूर्व वक्ताओं की भांति इस रीत का अनुसरण नहीं कर रहा हूं कि मैं ये नहीं कहूंगा जो उन्होंने कहा है, बल्कि इसकी वजह यह नहीं है कि इस संबंध में मेरी कोई राय नहीं है या मुझे कुछ बोलना नहीं है। बाबा साहब ने कहा, बल्कि मेरी भावनाएं तो बहुत प्रबल है और मैं उन्हें व्यक्त करने के बजाय आपके इस निर्देश का जो आपने आज सबको शुरू में ही दिया है, पालन करना ज्यादा ठीक समझता हूं कि ऐसे सभी मुद्दों को आम तौर से समिति के विचारार्थ मंजूर हुआ समझा जाएगा। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, मैं जो भी बात करूंगा वो जो है दावे के आधार पर करूंगा और उनको मंजूर किया जाना चाहिए। बाबा साहब ने इतने दावे के साथ ये बात कही। तब वहां बात चल रही थी, बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, मैं सारे उस पर नहीं जाना चाहूंगा, मुख्य अंश में बता रहा हूं। जब बहुत काफी समय हो गया, कोई फैसला नहीं हुआ, तब उन्होंने कहा कि भाई चलो इसको राज्यों के उस पर छोड़ देते हैं। तब बाबा साहब ने इसका कहा कि संघीय संरचना उप समिति ने सिफारिश की है कि यह मामला राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उप समिति की इस सिफारिश से मैं सहमत न हो सकूंगा। मैं यह मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि यह एक ऐसा मामला है कि जिस पर राज्यों को निर्णय करना चाहिए। मेरा दृष्टिकोण तो यह है कि संघीय संरचना समिति को यह तय करना चाहिए कि जो संघीय संविधान हम बनाने जा रहे हैं उसमें किस इकाई को वह संघीय संविधान की इकाई मानती है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए, कोई फैसला नहीं हुआ। तब समिति ने कहा कि चलो बाद में देख लेंगे, इसको राज्य पे छोड़ दो। तो बाबा साहब ने बहुत कड़ी आपत्ति की थी इस पे। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, और वो सहमत नहीं है। आगे बाबा साहब ने कहा, मैं यह सवाल इसलिए नहीं उठाता कि भारतीय संघ में जिन राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाना है उनकी संख्या के बारे में मैं चिंतित हूं।
मुझे जो चिंता खाई जा रही है वह यह है कि इस सवाल के बावजूद कि जिन इकाइयों को इस प्रकार मान्यता दी जाएगी, क्या वे आधुनिक सभ्यता के बोझ को सहन करने में समर्थ हैं? अपने संघ में उन्हीं इकाइयों को शामिल करेंगे जिनमें न्यूनतम सामर्थ्य होगी। जब हम देशी राज्यों के बारे में इस दृष्टि से विचार करने लगेंगे, तब निश्चित ही हमें उन विभिन्न परिस्थितियों की पूरी जानकारी नहीं होगी जो इन विभिन्न राज्यों में हमें देखने को मिलेगी। तब बाबा साहब ने इस पर भी चिंता व्यक्त की थी कि मुझे उनको चिंता थी कि भाई किस किस राज्य को इसकी इकाई बनाया जाएगा, इसको मेंबर बनाया जाएगा, वोट का अधिकार किस किस इकाई को, किन किन राजाओं को दिया जाएगा। तब बाबा साहब ने एक उदाहरण दे करके बताया, पूरी किसी की रिपोर्ट पढ़ी, उसमें रिपोर्ट में ये कहा गया, जो लिस्ट दी गई थी उसमें कुल 454 राज्य ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से कम है। 452 राज्यों की आबादी 1 लाख से भी कम है और 374 राज्यों का राजस्व 1 लाख रुपए से कम है। ब्रिटिश भारत का क्षेत्रफल 10,94,300 वर्ग मील है, आबादी लगभग 22 करोड़ है और इसमें 273 जिले हैं। इस तरह ब्रिटिश भारत में एक जिले का औसतन क्षेत्र 4000 वर्ग मील और यहाँ की औसत आबादी लगभग 8 लाख है एक जिले की। और राजाओं का क्या हाल था? हमारे यहाँ जो राजा थे, हमारे 562 राज्यों में सिर्फ 30 राज्य ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल, जिनकी आबादी और राजस्व के लिए जिनके साधन ब्रिटिश भारत के एक औसत जिले के बराबर हैं। मतलब 562 में से केवल 30 राज्य ऐसे थे कि जो एक जिले के बराबर हैसियत रखते थे, अंग्रेजों ने जो जिला बनाए थे। और बाबा साहब आगे कहते हैं, कुछ राज्य तो इतने छोटे हैं कि उन्हें राज्य कहने में संकोच होता है। लगभग 15 ऐसे राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल मुश्किल से 1 वर्ग मील का भी नहीं है। 27 ऐसे राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल मात्र 1 वर्ग मील है। सूरत जिले में 14 ऐसे राज्य हैं और 1925 की सूची के अनुसार उनमें से किसी भी राज्य का राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष में 3000 रुपए भी नहीं रहा। इनमें तो 3 राज्य तो ऐसे हैं जहां 100 व्यक्ति भी नहीं रहते और 5 राज्य ऐसे हैं जिनका राजस्व 100 रुपए भी नहीं है। बाबा साहब ने ये पूरी स्टैटिस्टिक्स दी, पूरी दलील के साथ दिया कि अगर इन सब राज्यों को, तो इनको कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाता है। आगे बाबा साहब इसमें जो महाराजा बीकानेर भी गए हुए थे, महाराजा बीकानेर के साथ और भी महाराजा थे, तो बीकानेर ने कहा, मेरा विचार है कि सवाल पर बाद में अवसर आने पर विचार कर लिया जाएगा कि भाई किस राज्य को देना है, किसको नहीं देना है, वो टालना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संघीय संरचना समिति आंख बंद कर राज्यों को यह सब कुछ नहीं करने दे सकती जो वे मांगते हैं। करारा जवाब दिया। आगे बाबा साहब ने कहा कि अगर आप एक बार यह प्रस्ताव मान लें कि हर राज्य को भारतीय संघ में शामिल होने का हक है, तो वह चाहे जैसा भी है, तब आप उस राज्य को हमेशा बने रहने का स्वतंत्र अधिकार दे रहे होंगे। तो बीकानेर महाराज ने कहा यह अधिकार उसे भी है, हर राज्य को है। तो बाबा साहब ने कहा, इसका उत्तर दिया, यह अधिकार ब्रिटिश सरकार की कृपा के कारण है, लेकिन मेरा निवेदन है कि यह एक ऐसी परिस्थिति है जो मैं सोच नहीं सकता और इससे सहमत नहीं हो सकता। यही कारण है कि आजकल के दिनों में वही इकाई उसका मानक के अनुसार बनी रह सकती है जिसका कि आधुनिक सभ्यता निश्चित करेगी, बशर्ते उस राज्य के पास राजस्व के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। और आगे बताया कि किसको होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा, मैं समझता हूं कि भारत के राजाओं को इस तरह खुश करने से कोई लाभ नहीं होगा, और वह भी केवल इसलिए कि वह अपने राज्य को एक अलग इकाई मानने से अपने को राजा महाराजा कहे जाने में खुश होते हैं, चाहे इससे उनकी प्रजा का कोई लाभ होता है अथवा नहीं। तो महाराजा बीकानेर ने कहा उन्हें भी राजा महाराजा बने रहने का अधिकार है। तो बाबा साहब ने कहा, मेरा निवेदन है समिति को कुछ योग्यताएं निश्चित कर देनी चाहिए जो हर राज्य को भारतीय संघ में शामिल होने के पूर्व जरूर पूरी करनी चाहिए। और वो क्या हो सकती हैं, बाबा साहब ने आगे प्रपोज भी किया, क्योंकि बाबा साहब जिस पे सवाल उठाते थे उसका समाधान भी देते थे। ये नहीं कि खाली सवाल उठा लिया,
उसका समाधान दिया, इसके लिए निश्चित भूभाग और कुछ निश्चित राजस्व नियुक्त करना चाहता हूं। यह भूभाग कितना होगा, राजस्व कितना होगा, इस बारे में एकदम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर किसी राज्य का शासक यह चाहता है कि उसका राज्य पूर्ण रूप से एक आत्मनिर्भर राज्य के रूप में रहे और भारतीय संघ का भाग बने, तब उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसके राज्य के पास अपनी प्रजा के लिए एक सुसंस्कृत जीवन उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित संसाधन और सामर्थ्य है। मेरी यही कसौटी है। तो बाबा साहब ने 1931 की बात है, ये जो है 1931 की बात है, और 1931 में बाबा साहब ने एक कसौटी तय की थी कि जो ये राजा क्लेम करते हैं अपने आप को स्वयंभू राजा बने हुए हैं, उनके पास इतनी क्षमता है कि अपनी प्रजा को सुसंस्कृत जीवन दे सके और सारे संसाधन देने की सामर्थ्य है। यही आधार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने निश्चित किया, और इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बात हुई, और आगे बाबा साहब ने कहा कि अगर इस कसौटी को लागू किया है, तब आप राजा महाराजाओं को इस दावे का अनुमोदन नहीं करेंगे कि उन्हें प्रतिनिधियों के नामजद करने का अधिकार है, क्योंकि वो ये चाहते थे कि हमें जो है हम खुद ही प्रतिनिधि बने। और बाबा साहब कहते थे कि हमें पूरा विश्वास है कि संघीय विधानमंडलों में राज्यों के प्रतिनिधि महाराजा के रूप में आचरण, कि संघ में जो इनके वो किए जाएंगे प्रतिनिधि होंगे, वो अपने आप को महाराजा समझेंगे, उससे कम नहीं, उसका प्रतिनिधि नहीं समझेंगे, महाराजा समझ करके ही आचरण करेंगे, जो कि एक खतरनाक स्थिति होगी, जिसके आधार पर जो इनका रहा है। आगे बाबा साहब ने कहा, हम सभी जानते हैं कि राजा महाराजा अपने अपने राज्य में प्रशासन जिस प्रणाली के आधार पर चलाते हैं, उसे सर्वोच्चता की प्रणाली कहा जाता है, कि राजा ही सर्वोच्च है। मैंने जो फैसला कर दिया, राजा ने जो फैसला कर दिया, वही सर्वोच्च है। मेरा ख्याल है सर्वोच्चता के सिद्धांत के पक्ष में एक पक्ष है, यह है कि सर्वोच्च सत्ता का महत्वपूर्ण नीतियों के मामले में राजा महाराजाओं को सलाह देने का अधिकार होता है सिर्फ। आगे बाबा साहब ने कहा, लेकिन मेरा विचार है, हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि उत्तरदायी सरकार ही सबसे अच्छी प्रशासित सरकार हो सकती है, इसलिए संघीय सरकार बनाने के बारे में मैं हर संभव छूट देने को तैयार हूं, लेकिन मैं किसी ऐसी छूट को देने या कोई ऐसा समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं जिससे हमें संघीय सरकार का केवल अस्थिपंजर प्राप्त हो और उसकी आत्मा अर्थात उत्तरदायी सरकार उसमें से नदारद हो। सच तो यह है कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि राजा महाराजा चुनाव के सिद्धांत का विरोध क्यों करते हैं, क्योंकि जब चुनाव की बात आती थी तो सारे राजा महाराजाओं ने विरोध किया था। तो इसलिए बाबा साहब ने आगे कहा था, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, कृपया हमें अपने राज्य को चुनाव क्षेत्र में बांटने की अनुमति दीजिए, आप अपनी जनता को प्रतिनिधि चुनने दीजिए जो कि संघीय उसमें जाएं। लेकिन इसमें सबको आपत्ति होती रही और ये आपत्तियों के दौर चलते रहे। बाबा साहब ने अपनी विचार रखी। बाबा साहब ने श्रमिकों के बारे में भी कहा, श्रमिकों के प्रतिनिधित्व की भी बाबा साहब ने बात की कि वो तो राजे महाराजे हैं नहीं। तो बाबा साहब ने कहा, मेरा विचार है यह है कि प्रौढ़ मताधिकारी की प्रणाली लागू होती है तो मुझे आशा है महात्मा गांधी की सहायता और उनके समर्थन से सम्मेलन को स्वीकार कर लेंगे, तब श्रमिकों को विशेष प्रतिनिधित्व व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि या तो वयस्क मताधिकार दो और इसे नहीं करते हो तो श्रमिकों को जो है अलग से प्रतिनिधित्व देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सभी जात बरादरी धर्म के श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज उठाई थी। और एक और बाबा साहब ने आवाज उठाई थी राज्य उसके लिए, संघीय के लिए, कि मेरी धारणा है कि जब तक समान नागरिकता नहीं होगी तब तक कोई भी वास्तविक संघ नहीं बन सकता। इसलिए ऐसे बहुत सारे सवाल बाबा साहब ने उठाए और बाकी के लोग भी आपत्ति करते रहे। लेकिन एक चीज मैंने ये देखी है, इन गोलमेज सम्मेलनों में जो डिस्कस हुआ है कि भारत के प्रतिनिधि जो गए थे, कांग्रेस, गांधी एंड कंपनी, सारे के सारे प्रतिनिधि कोई तैयारी करके नहीं गए थे। अकेले बाबा साहब पूरी तैयारी करके गए थे, पूरा डाटा लेकर के गए थे, पूरे तर्क वितर्क के साथ में गए थे और अपना पक्ष उन्होंने तर्क के साथ, उदाहरण के साथ और साक्ष्यों के साथ, डाटा के साथ रखा था। इसलिए किसी भी मेंबर के पास कोई बाबा साहब की तर्क को नहीं काट पाए थे। आगे ये चर्चा जारी रहेगी।
कल के लिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने क्या क्या किया देश के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का। सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।